गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर्तबीजी पादपों में जनन। इंग्लिश में बोले तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। दोस्तों, बहुत दिनों से डिमांड थी कि मैं 12th क्लास का चैप्टर शुरू करूं, तो आज हम यही करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो टर्मिनोलॉजी हमें दे रखी है आवर्तबीजी पादप, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है जनन या रिप्रोडक्शन, तो ये क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है आवर्तबीजी पादप। आवृत आवृत शब्द का मतलब होता है ढके हुए। इंग्लिश में बोले तो कवर्ड। और बीजी मीन्स होता है बीज, और इंग्लिश में बोलते हैं सीड। बीज की जो पूर्व की स्टेज होती है उसको बोलते हैं दोस्तों बीजांड। ये भी इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगा हमें। तो आवर्तबीजी का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो जिसमें ऐसे पादप जिनमें क्या हो, बीज है वो ढके हुए हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, वे पादप जिनमें बीज अथवा बीजांड क्या हो, ढके हुए हो। इससे बीज चोल से बीज चोल से ढके हुए हो, इसको ऐसे लिख लेते हैं, बीज अथवा बीजांड किससे ढके हुए हो, बीज चोल से। क्या कहलाते हैं ये, आवर्तबीजी पादप। और ये दोस्तों जो पादप जगत है उसमें सबसे बड़ा वर्ग होता है, पादपों का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो आवर्तबीजी पादप ही है। सबसे डेवलप्ड प्रकार के हैं, सबसे विकसित प्रकार के पादप होते हैं ये। तो ये पादपों का उच्चतम वर्ग है, उच्चतम वर्ग। और यही प्लांट्स क्या है, फ्लोवरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं। इन्हीं को हम पुष्पीय पादप भी बोल सकते हैं दोस्तों। और ये जो हमारे आसपास के सभी प्लांट्स है जिनमें छोटा पादप जैसे वुल्फिया से लेकर के बड़े से बड़ा प्लांट रेप्लेसिया, वो क्या है, इसी श्रेणी में आएगा दोस्तों। तो इन्हें क्या है, पुष्पीय पादप भी कहते हैं। और इन्हीं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोकोट और सेकंड है डाइकोट्स। मोनोकोट होता है एक बीजपत्री, और ये है द्विबीजपत्री। ये दोनों कैटेगरी है, इसकी चर्चा आगे के चैप्टर में होगी। तो हमारा टर्मिनोलॉजी है आवर्तबीजी पादप, वो हमने समझ ली कि ये वो पादप होते हैं जिनमें बीज क्या होते हैं, बीज चोल से ढके हुए होते हैं। और इसमें जो अधिकांश पुष्पीय पादप है वो इसी श्रेणी में आते हैं, और ये सबसे विकसित प्रकार के हैं, उच्चतम वर्ग है। और इनकी दो कैटेगरी है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी जो क्या है,
जनन है उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो रिप्रोडक्शन, जीवों द्वारा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने समान जो संतान पैदा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो जनन या रिप्रोडक्शन। जीवों द्वारा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने समान नए जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दोस्तों, बायोलॉजी की दृष्टि से जो प्लांट्स है और हम जितने भी आसपास के जीव है वो किस में आते हैं? जीवों की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका कुछ न कुछ लाइफ साइकिल होगा, उसके बाद ये पृथ्वी से मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात इनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद पृथ्वी पे क्या बचेगा? जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी पर अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, जीवों के अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनमें एक सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसके थ्रू वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं दोस्तों। अब हम पादपों की बात कर रहे हैं तो जनन इसी के रेफरेंस में देखेंगे। तो जनन दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी का दूसरा नाम है असंग जनन, एपोमिक्सिस। ये टर्म आगे आएगी। और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले ये जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा अनिषेक बीजता। इसको बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी। इस जनन में कौन सा भाग इन्वॉल्व होता है? बीज वाला भाग इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसकी शर्त होती है दोस्तों, ये क्या है? बीज वाला पार्ट है, इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसकी दूसरी कैटेगरी हो जाएगी कायिक जनन। इसी को कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन की दो श्रेणियां हैं। एक तो होता है नेचुरली, नेचुरली का मतलब प्राकृतिक रूप से, और दूसरा है आर्टिफिशियल।
जो मनुष्य हैं वो अपने फाइनेंशियल दृष्टि से अर्थात पैसे कमाने की दृष्टि से या व्यापार की दृष्टि से इनमें कुछ नए प्रकार के बदलाव ला देता है, उसको बोलते हैं हम कृत्रिम प्रकार का कायिक प्रवर्धन। तो इसकी दो हो जाएगी, दो विधियां, एक तो है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। तो सबसे पहले तो जनन की दो कैटेगरी हो गई, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और इसकी दो सब क्लास हो गई, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। तो दोस्तों अनिषेक बीजता किसके द्वारा होगी? बीज के द्वारा। और बीज के अलावा पौधे का जो भाग बचता है, वेस्ट पार्ट बचता है, वो किसमें आ जाएगा? कायिक जनन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा बिंदु हो जाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन मीन्स जनन का वह प्रकार जिसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं होता। अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब ये अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन क्या है? अर्धसूत्रण का अगर सिंपल मीनिंग देखें तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होना बोलते हैं दोस्तों। और युग्मक संलयन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, तो उसको बोलते हैं गैमेट, और वो दोनों फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं युग्मक संलयन। और ये दोनों ही प्रोसेस अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन किसमें एब्सेंट होती है? अलैंगिक जनन दर्शाने वाले पादपों में, अर्थात अलैंगिक जनन में ये दोनों टर्म है वो एब्सेंट हो जाती है, अनुपस्थित होती है। अब जो इससे जो संतति मिलेगी, इससे प्राप्त संतति किसके समान होती है? इससे प्राप्त संतति मातृ पौधे के समान होती है। जिसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। और क्लोन क्या होती है? टू कॉपी, मतलब हूबहू उसके जैसी प्रतिलिपि। किसी भी चीज की जो कॉपी होती है उसकी, उसको बोलते हैं क्लोन। दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या हुआ? अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन जिसमें एब्सेंट होता है वो क्या होता है? अलैंगिक जनन। और इससे जो भी संतति मिलेगी वो मातृ पौधे के समान होगी, जिसे क्या बोलेंगे हम? क्लोन बोलेंगे दोस्तों। अब अलैंगिक जनन की जो दो कैटेगरी है, एगेमोस्पर्मी और दूसरी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है? अनिषेक बीजता। ये क्या है, इसे देखते हैं। अनिषेक बीजता
ये इसकी इंग्लिश मीनिंग से समझ में आएगा, एगेमो स्पर्मी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए का मीन मतलब होता है विदाउट, विदाउट, और गेमस मीन्स होता है, गेमस, गेमो मीन्स होता है गेमस। और थर्ड है स्पर्मी, इसका मीनिंग है स्पर्मा। तो विदाउट गेमस अर्थात जिसमें क्या नहीं हो, गेमस नहीं हो अर्थात युग्मक संलयन नहीं हो, और क्या हो, स्पर्मा मतलब इस प्रकार के जनन में क्या है, बीज भाग ले रहे हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें, अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें बिना युग्मक संलयन के, बिना युग्मक संलयन के बीज द्वारा नया पादप बनता हो, क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाती है। अब इसमें क्या एब्सेंट रहेगा, युग्मक संलयन एब्सेंट रहेगा, और जो नया पादप है वो किससे विकसित होगा, स्पर्म मतलब बीज से विकसित होगा। अब अनिषेक बीजता जो एगेमोस्पर्मी है, उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे, कायिक जनन। अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें बीज के अलावा, देखो बीज यहाँ आ गया, अलैंगिक जनन की दो कैटेगरी है तो बीज यहाँ इंक्लूड हो गया। तो इसमें क्या होगा, बीज के अलावा पौधे के अन्य भागों द्वारा, पौधे के अन्य भागों से नया पादप बनता है। उसे क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। अब कायिक जनन की दो विधियां हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी है, इसकी जो नेचुरल मेथड है वो क्या क्या है। अब नेचुरल मेथड में बीज तो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी के पार्ट जैसे रूट हो गई, स्टेम, लीफ और बुलबिल्स जिसे पत्र कलिका बोलते हैं, ये चार चीजें इंक्लूड होगी। तो प्राकृतिक कायिक जनन किस किस से होगा, ये होगा जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा और पत्र कलिका द्वारा। तो रूट से नया पादप बन सकता है, तने से बन सकता है जिसे स्टेम बोलते हैं, और तीसरा है पत्ती से बनेगा और पत्र कलिका से नया पादप बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट द्वारा। तो रूट से
इस प्रकार बनेगा। रूट का रूपांतरण होता है दोस्तों कंद। रूट है कंद मूल में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात वो फूल जाती है रूट भोजन संचय के प्रपंच से। तो कुछ पादपों में जड़ें भोजन संचय की दृष्टि से फूलकर कंदीय मूल बनाती है। क्या बनाती है? कंदीय मूल, ट्यूबरस रूट, TUBROUS, ट्यूबरस रूट बनाती है और इनसे क्या निकलती है? अपस्थानिक। इनसे निकलने वाली अपस्थानिक कलिका से एडवेंटेशियस बड, अपस्थानिक कलिका से नया पौधा बनता है। तो प्लांट्स में जो कुछ रूट पादप होते हैं उनकी रूट्स होती है दोस्तों, वो क्या करेगी? फूल जाएगी, जिन्हें बोलते हैं ट्यूबरस टाइप की रूट। और इनसे क्या निकलेगी? अपस्थानिक कलिका निकलेगी और वो किसका निर्माण कर देगी? नए पादप का निर्माण कर देगी। इसे बोलते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन या जड़ द्वारा कायिक जनन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शकरकंद, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस और डहेलिया। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, हमने बायोमोलिक्यूल के लेक्चर में डहेलिया टर्म है वो पढ़ी थी। वो डहेलिया पादप की जड़ों से क्या मिलता है? इन्यूलिन मिलता है। और इन्यूलिन क्या होता है? ये एक प्रकार का होमोपोलीसेकेराइड होता है। और इसमें क्या होता है? कौन से प्रकार का मोनोसेकेराइड होता है इसमें डहेलिया की जड़ों में? वो होता है फ्रक्टोज। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो होगा तने द्वारा जनन। तो ये भी देख लेते हैं। तने द्वारा जनन। दोस्तों जो स्टेम होते हैं वो कई रूपों में बदल जाते हैं, जिन्हें स्टेम का रूपांतरण बोलते हैं। तो वो स्टेम के कौन कौन से रूपांतरण हैं, उनसे क्या होगा? नया पादप बन जाएगा। तो पहले इनके रूपांतरण देख लेते हैं, स्टेम के कौन कौन से रूपांतरण हैं। पहला आ जाएगा कंद, जिसे बोलते हैं ट्यूबर। दूसरा है प्रकंद, ये तने के रूपांतरण है, जिससे क्या है? नए पादप का निर्माण होगा। प्रकंद जिसे बोलते हैं राइजोम। घनकंद, फॉर्म। याद रखना है, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन उठने की ज़्यादा चांस रहते हैं। शल्ककंद, इसको बोलते हैं बल्ब। शल्ककंद के बाद में आता है ऊपरी भूस्तरी, रनर।
अंतःभूस्थारी, इसे बोलते हैं शकर। भूस्थारी स्टोलन, लास्ट हो जाएगा भूस्थारिका, इसे बोलते हैं हम ऑक्सेट। तो ये है तने के रूपांतरण। अब इनमें कौन कौन से पादप है जिनमें इन रूपांतरित भागों से नया भाग या नया पौधा बन जाता है, तो इसके एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। कंद में क्या आता है? आलू आता है दोस्तों। आलू में छोटी छोटी कलिकाएं होती है जो क्या करती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है अंकुरित होकर के। दूसरा है प्रकंद, इसमें आएगा अदरक, हल्दी, केला आदि। घनकंद में दोस्तों आती है अरबी। शल्ककंद में आता है लहसुन। याद रखने हैं एज इट इज। ऊपरी भूस्थारी में आते हैं घास। जितनी भी घास है वो क्या होती है, ऊपरी भूस्थारी का एग्जाम्पल है। और अंतःभूस्थारी में आता है पुदीना, मिंट जिसे बोलते हैं। चमेली भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पुदीना ही रहने देते हैं यहाँ फिलहाल। भूस्थारी, भूस्थारी में आता है स्ट्रॉबेरी। और लास्ट है जलकुंभी, एक प्रकार का जलीय खरपतवार होता है। ये जलाशय में बहुत तेजी से फैलता है दोस्तों, और इसी की वजह से समुद्र, ये जो जल के जलीय जीव है वो उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन को काम में ले लेता है। तो ये क्या हो गए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए। तने द्वारा जनन के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ये देख लो, कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, ऊपरी भूस्थारी, अंतःभूस्थारी, भूस्थारी और भूस्थारिका। ये हिंदी वर्ड है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इंग्लिश मीनिंग भी लिख दिया है मैंने, वो भी याद रखने की कोशिश करें। तो आलू कंद का एग्जाम्पल है, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक, हल्दी और केला होगा, और घनकंद अरबी। शल्ककंद का एग्जाम्पल है लहसुन। ऊपरी भूस्थारी का एग्जाम्पल है घास। अंतःभूस्थारी का एग्जाम्पल है पुदीना। भूस्थारी का एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। और भूस्थारिका का एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे पत्ती द्वारा कायिक जनन पर। तो दोस्तों, पत्ती में या तो इसके किनारों से कलिका निर्माण होगा, या फिर कहां से होगा, पर्णवृंत वाले भाग से। पर्णवृंत वाले भाग से कलिका निर्माण होगा। तो इसका तो एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफिलम। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बिगोनिया। पत्ती में किनारों से कलिका का निर्माण होना। दोस्तों, ब्रायोफिलम की जो लीव होती है वो अगर जमीन पर गिर जाती है तो उसके किनारों से क्या है, दूसरी कलिका उत्पन्न हो जाती है और एक नया पौधा बनाती है। तो ये क्या है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। और बिगोनिया में पर्णवृंत वाले भाग से कलिका का निर्माण होता है। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट टाइप है
कायिक जनन का, प्राकृतिक कायिक जनन में वो देख लेते हैं पत्रकलिका द्वारा। जब इस पत्रकलिका को बोलते हैं बुलबिल। जब किसी प्लांट में पुष्प की जगह पत्रकलिका का निर्माण होता है, वैसे तो जो पुष्प पौधे का जो रूपांतरित भाग होता है, पराग का जो रूपांतरित भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर पत्रकलिका का निर्माण हुए, बुलबिल्स का निर्माण हो जाता है और वो पत्रकलिका जमीन पर गिरने के पश्चात अंकुरित हो जाए, तो इसको बोलते हैं पत्रकलिका द्वारा जनन। तो यदि पादप में पुष्प के स्थान पर पत्रकलिका का निर्माण हो एवं यह कलिका जमीन पर अंकुरित होकर नया पौधा बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पत्रकलिका द्वारा जनन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों रामबांस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एगेव। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पत्रकलिका द्वारा जनन का, एगेव। इसे हिंदी में रामबांस बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा रतालू। इसका भी इंग्लिश वर्ड फेमस है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया। तो ये है प्राकृतिक कायिक जनन। अब इसके बाद हम कृत्रिम कायिक जनन पर चर्चा करेंगे। तो कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उसकी 3 विधियां बताई गई है। फर्स्ट है कर्तन, सेकंड हो जाएगी दाब लगाना और तीसरी है रोपण। तो इसे क्लासिफाइड कर लेते हैं दोस्तों एक रे डायग्राम द्वारा। कृत्रिम कायिक जनन। इसमें 3 विधियां आती है। सबसे पहली है कर्तन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। सेकंड विधि है दाब लगाना, लेयरिंग। और थर्ड मेथड है इसकी रोपण। ये सबसे फेमस मेथड है, जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। कर्तन को 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, रूट कटिंग और स्टेम कटिंग। और दाब लगाना या लेयरिंग है, इसके भी 2 भाग हो जाते हैं, टीला दाब, इसे बोलते हैं माउंड लेयरिंग। और वायु दाब। इसका स्पेशल नाम भी है दोस्तों गुट्टी निर्माण।
रोपण की 4 विधियां बताई है। सब पार्ट से ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो ये भी देख लेते हैं। जीवा रोपण, इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड मेथड है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग, और वेज ग्राफ्टिंग को बोलते हैं दोस्तों खच्चर रोपण। खच्चर रोपण। थर्ड हो जाएगी क्राउन ग्राफ्टिंग। इसे बोलते हैं किरीट रोपण। और फाइनल विधि हो जाएगी इसकी बड ग्राफ्टिंग। कलिका रोपण। तो इस तरीके से कृत्रिम कायिक जनन का क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों। कृत्रिम कायिक जनन एक्चुअली मानव निर्मित एक विधि है, जिसमें व्यापार की दृष्टि से या मुनाफा कमाने की दृष्टि से प्लांट्स में नए नए प्रकार की वेराइटीज लेके आते हैं इन मेथड्स के द्वारा, और सीमित समय में या कम समय में अधिक कम समय में ही फल प्राप्ति हो जाए, इस तरीके का कि ये विधियां हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कटिंग मेथड। तो कटिंग मेथड क्या होता है? इस मेथड में प्लांट का रूट अथवा स्टेम वाला पार्ट लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं दोस्तों, और जमीन में रोप दिया जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों से प्रत्येक भाग से एक नया पौधा बनता है। यही क्या है? कर्तन है। तो कटिंग मेथड है पहली हमारी। इसमें इसका पहला पार्ट हो जाएगा रूट कटिंग। तो इसमें रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो क्या है? रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में रोप दिया जाता है। यही क्या है? रूट कटिंग मेथड है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रूट कटिंग का? अमरूद, गुआवा जिसे बोलते हैं, नींबू, सेब और चेरी। ये 12th की बायो की बुक है, उसमें ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। तो अमरूद की रूट को मात्र पौधे से कट करेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्या है जमीन में रोप देते हैं, और उससे क्या है नया प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से ये तीनों के साथ भी यही होता है। अब स्टेम कटिंग, ये अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि इसमें फेमस एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग, और हमने इस तरीके से पौध निर्माण होते हुए भी देखा है दोस्तों। तो स्टेम पार्ट को क्या करेंगे? स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर क्या करेंगे? रोप देंगे, जमीन में रोप देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
गन्ना, गुलाब, अंगूर और बोगनवेलिया, ये चारों फेमस एग्जाम्पल है। ये करके भी देखा होगा। गन्ना जो हमारे खेतों में होता है, उसको स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, बस शर्त ये है कि उसमें जो बड है, वो कलिका है, वो नहीं टूटनी चाहिए। फिर उसको क्या है, जमीन में रोप देते हैं, तो प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े से हमें क्या मिल जाएगा, एक नया पौधा मिल जाएगा या नया गन्ने का प्लांट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं स्टेम कटिंग। इसी तरीके से गुलाब में भी होता है, अंगूर में और बोगनवेलिया में भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी कटिंग मेथड। अब इसके बाद में सेकंड मेथड है लेयरिंग मेथड। तो ये देख लेते हैं। लेयरिंग मेथड में दो क्लास आती है। फर्स्ट है माउंड लेयरिंग और दूसरी होती है वायुदार। तो लेयरिंग मेथड, का फर्स्ट पार्ट है टीला दाब। वे प्लांट जिनकी ब्रांचेज, जिनकी शाखाएं क्या है, कोमल होती है, लचीली होती है, उस ब्रांच को हम क्या करेंगे, जमीन तक झुकाएंगे और उसके कुछ हिस्से को जमीन में गाड़ देते हैं। तो किस तरीके से, मैं एग्जाम्पल की दृष्टि से बता रहा हूँ दोस्तों। ये कोई प्लांट है, इसमें इस ब्रांच को हमने क्या किया, जमीन तक झुकाया। ये कोई प्लांट मान के चलो आप, उसका जो ये वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जमीन तक झुका रहे हैं। तो किस प्रकार झुकाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ जमीन में इसको यहाँ गाड़ देते हैं दोस्तों। ये वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ होगा और ये क्या है, इस जो मात्र पौधा है इससे जुड़ा रहेगा। अब उसको क्या है, इस स्थान को थोड़े दिनों, 1 या 2 सप्ताह तक क्या करेंगे, हम इसको नम बनाए रखेंगे, अर्थात इसको पानी देते रहेंगे। तो कुछ दिनों पश्चात क्या होता है, यहाँ पर क्या है, रूट बन जाएगी। जैसे यहाँ रूट है, उसी तरीके से यहाँ रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही रूट फॉर्मेशन हो जाता है, इसको इस मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है और अन्यत्र रोपण कर दिया जाता है। तो ये है टीलादाब विधि। इसी प्रकार इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों टीलादाब विधि का, इसमें चमेली और मोगरा आता है। चमेली और मोगरा, तो ये डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी प्लांट की लचीली शाखा को जमीन में इस प्रकार से दबाते हैं, इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला रहता है, जो आगे का अग्र सिरा है ना, वो बाहर दिखाई देगा, और ये जो बीच का हिस्सा है वो जमीन में गाड़ देते हैं हम। तो थोड़े दिनों पश्चात क्या है, यहाँ पर रूट फॉर्मेशन होगा, इसको मात्र पौधे से अलग कर देंगे और नया पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी विधि है वायुदाब विधि। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसी तरीके से ब्रांच को क्या है, गाड़ते हैं या कवर कर लेते हैं। लेकिन इसमें बात क्या होती है, जमीन में नहीं गाड़ते, इसको क्या है, वायु में रखते हैं। इसका रीजन है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांच होती है वो क्या है, मोटी होती है या थिक होती है, तो उसको क्या है, हम जमीन तक झुका नहीं सकते। तो क्या करते हैं इसमें फिर ये जो बड़ा प्लांट है, बड़ा जो हमारे को जो भी प्लांट दिखता है उसमें क्या करेंगे, हम इसी जगह पर, इस एक ब्रांच पर
बार्क वाला या छाल वाला हिस्सा हटाएंगे थोड़ी दूर का, या रिंग टाइप में या सिलेंडर टाइप में इसका कुछ हिस्सा हटा देते हैं और उस जगह पर क्या करेंगे हम, या तो रुई या फिर नम मिट्टी या फिर मोस, एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स होता है जो नमी बनाए रखने के लिए बहुत ही फेमस है। तो मोस है उसको क्या करते हैं यहाँ पर लपेट देंगे या फिर रुई को लपेट देंगे इस जगह पे, इस तरीके से जो ये वाला हिस्सा है उस तक क्या करेंगे हम, उसको रुई को लपेट देंगे। और इस पार्ट को नम बनाए रखने के लिए, नम मतलब ये गीला बना रहना चाहिए उस दौरान, तो इस पर क्या है, यहीं कहीं ना कहीं ऊपर एक पोट बांध देते हैं। पोट मतलब कोई घड़ा बांध देते हैं। ये घड़ा बांध दिया हमने, इसमें क्या है पानी भर दिया और एक रस्सी के सहारे इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये बूंद बूंद करके यहाँ पर आता रहे और ये वाला भाग नम बना रहे। कुछ दिनों पश्चात क्या है, 1 या 2 सप्ताह पश्चात यहाँ पर रूट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसको क्या है यहाँ से कट करेंगे और दूसरी जगह पर गाड़ देंगे। तो ये है वायुदाब विधि। अब दोस्तों इसमें जिस हिस्से को हम जिस तरीके से बांधते हैं उस हिस्से को बोलते हैं गुट्टी। तो ये देख लेते हैं वायुदाब विधि में, वायुदाब विधि में जिस हिस्से को मोस, रुई या मिट्टी से ढकते हैं उसे क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, गुट्टी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके पश्चात हमारी जो तीसरी एंड फाइनल मेथड है वो हम देखते हैं, रोपण। ये बहुत ही प्रभावी है। ये जो नर्सरी में जो भी पौध तैयार किए जाते हैं वो रोपण विधि से ही करते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड से। तो देखते हैं दोस्तों, ग्राफ्टिंग मेथड। इस मेथड में 4 सब पार्ट्स पढ़े थे हमने, वो एक साथ लेके चल रहे हैं हम। सबसे फर्स्ट पार्ट था जीवा ग्राफ्टिंग, जीवा रोपण, और सेकंड पार्ट था खच्चर रोपण, और थर्ड पार्ट क्या था, किरीट रोपण, फाइनली कलिका रोपण। दोस्तों ग्राफ्टिंग क्या होता है, किसी एक जो मूल प्लांट है, मान लो ये कोई मूल प्लांट है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, इस पे क्या है ब्रांचिंग भी है, फर्स्ट में क्या है ब्रांचिंग भी रहती है। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको स्टेम वाले भाग तक कट कर लेते हैं, नीचे तक भी कर सकते हैं, यहाँ से कट कर लिया, इसको जमीन में रहने देते हैं और इस पार्ट को हटा देते हैं। किसी भी प्लांट का ये पार्ट हटा दिया जाता है तो ये वाला भाग जो शेष भाग है उसको क्या बोलते हैं, स्कंद भाग। क्या बोलते हैं, स्कंद भाग। अब हमें जिस प्लांट या जिस वेराइटी का हमें पौध तैयार करना है वो इस पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इस पर जो भाग लगाएंगे किसी दूसरे पार्ट का, दूसरे प्लांट का जो भी भाग यहाँ पर लगाएंगे हम उसको बोलते हैं कलम वाला भाग। तो ये तो भाग क्या है, नीचे वाला भाग स्कंद भाग, और जो भी यहाँ पर हम लगाएंगे उस भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को
स्कंद भाग बोलते हैं। तो ये कौन सा भाग हो गया? ये दोस्तों सॉरी, कलम भाग। अब हम सबसे पहले देखते हैं जीवारोपण, ये किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो हमारा स्कंद भाग है वो इस तरीके से रहेगा। अब इस पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम वी प्रकार का इंसिजन लगाएंगे, जो इस तरीके से लगाते हैं। इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से काटेंगे कि जिह्वा के समान आकृति हमें दिखाई दे। बाहर से देखेंगे तो जिह्वा के समान दिखाई देगा। इसमें भी ऐसे ही होता है दोस्तों। तो इसमें इस तरीके का कट लगाएंगे वी आकार का, ये वी आकार का कट है। अब जो कलम इस पर लगाएंगे हम, जो कलम इस पर आरोपित करेंगे वो कलम कैसी होनी चाहिए? वो कलम भी इस तरीके से होगी, वो कलम इस तरीके से इसमें फिट होगी। और फिर दोनों को क्या है, एक दूसरे में मिला करके बांध देते हैं। तो ये क्या करेगा, अगले वाले डायग्राम में देखेंगे हम कैसे क्या हो गया। ये जो कलम वाला भाग है वो इसमें आ गया इस तरीके से, और इसको क्या कर दिया हमने, बांध दिया। यहाँ से बांध देते हैं दोस्तों। तो ये वाली जो मेथड है उसको बोलते हैं जीवारोपण। जीवारोपण इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि यहाँ पर जो कट लगाते हैं स्कंद वाले भाग में, वो एक तरीके से ऐसे लगता है जिसे टंग शेप है। टंग शेप होने की वजह से इसको क्या है, जीवारोपण नाम दिया है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, स्कंद वाले भाग में तो हम उसी तरीके से वी प्रकार का इंसिजन या वी प्रकार का चीरा लगाते हैं, और जो ऊपर कलम वाला भाग है उस पर क्या करेंगे, हम उसको आगे से नुकीला बना लेंगे इस ताकि ये इसमें फिट हो जाए। तो आगे से नुकीला कैसे होगा, इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे, इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे कि ये इसमें फिट हो जाए। तो इसको ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा दोस्तों। ये इसमें फिट हो गया और यहाँ से इसको क्या करेंगे, बांध दिया जाता है। तो ये वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं फच्चर टाइप का रोपण या वेज टाइप का। वेज मीन्स होता है नुकीला चिरा। तो ये वाला पार्ट है क्या है, नुकीला रखते हैं जो कि इसमें फिट हो जाता है। अब जो तीसरा पार्ट है किरीट रोपण, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फर्स्ट दो मेथड है उसमें स्कंद और कलम का भाग, कलम का आकार क्या रहता है, समान रहता है। इसमें भी देखो स्कंद और कलम दोनों समान व्यास के हैं। अब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना है आपको, इसमें स्कंद वाला भाग तो ये रहेगा ही रहेगा, ये स्कंद वाला भाग है दोस्तों। अब इसमें जो भी भाग हमें रोपित करना है उसको क्या है, एक से अधिक भाग रोपित कर देंगे। तो इसमें क्या है, एक से अधिक भाग रोप देंगे, जैसे ये। तो ये जो कलम वाले भाग इस पर रोपते हैं वो इस तरीके से लगते हैं मानो कोई ताज या फिर कोई मुकुट पहना हुआ हो, मुकुट के समान लगता है दोस्तों। तो इस पर क्या है, एक से अधिक कलम वाले भाग रोपित करते हैं। इस पर एक स्कंद भाग पर एक से अधिक कलम भाग क्या करते हैं, रोपित करते हैं। तो उस विधि को बोलते हैं किरीट रोपण। और फाइनल वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, स्कंद वाले भाग में टी प्रकार का इंसिजन लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, टी प्रकार का इंसिजन लगाएंगे, और इस टी प्रकार के इंसिजन में क्या करेंगे, हम कलिका डायरेक्ट जो कलम वाले भाग की जो कलिका है उसको इसमें रोपित कर देंगे।
जो ये कलिका है इसमें फिट हो जाएगी। इस तरीके से कलिका इसमें फिट कर देंगे। ये कलिका हो गई। टी प्रकार का है ये, याद रखना है। कलिका रोपण में टी प्रकार का चीरा लगाते हैं और उसमें क्या है, कलिका को रोपित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी ग्राफ्टिंग मेथड। तो इस प्रकार हमारा अलैंगिक जनन आज के इस वीडियो लेक्चर में समाप्त होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो जो भी अपना साथी जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस तक इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आप तक अच्छे से अच्छे प्रकार के वीडियो जो हमारा जो बेस्ट है वो आपको दे सके। धन्यवाद।